रायपुरन हो गया। चलिए आ जाइए इधर आइए। सही है। चलिए हम समास के जो भेद पढ़ रहे थे, से समास क्या होता है, समास की क्या परिभाषा होती है, समास की क्या विशेषताएं होती हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, भाव समास क्या होता है, इस बारे पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो तत्पुरुष समास होते हैं उसके उपभेद। हेडिंग बनाइएगा, तत्पुरुष समास के उपभेद। समास के उपभेद। कभी कभी उपभेद से प्रश्न पूछता है कि कौन कौन तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, तो उसमें लिखिएगा नए तत्पुरुष समास। पहला लिखिएगा नए तत्पुरुष समास। दूसरा लिखिएगा प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास। दूसरा लिखिएगा प्रादि तत्पुरुष समास। तीसरा अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। और चौथा लिख लीजिएगा उपपद तत्पुरुष समास। ये चार आपको पढ़ना है। उपपद तत्पुरुष समास। हेडिंग बनाइएगा नए तत्पुरुष समास। लिखिएगा जिस समास में क्या लिखे, जिस समास में पूर्व पद नए हो। नए का मतलब सर नकारात्मक भाव, ठीक है। नए हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो। नए हो उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो, तो ऐसे समास को नए तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे समास को नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए का अर्थ अ और अन होता है।
नए का अर्थ अ और अन प्रत्यय से होता है। जैसे आपसे पूछेगा अनयुक्त में कौन सा समास है, अनयुक्त में कौन सा समास है, अगर यदि आप इस प्रकार से प्रश्न पूछ देता है तो देखिएगा पूर्व पद में नए अन आ गया है, लग गया है, अन लगा हुआ है, और दूसरा जो है कि संज्ञा विशेषण आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास। उदाहरण लिख लीजिएगा, अनयुक्त अगज अमोघ अब्राह्मण अनिश्वर अकृत अस्वस्थ इत्यादि। कर लेंगे ना, देखो नकारात्मक भाव आ रहा है ना, स्वस्थ आ जाएगा तो इसका जो है, अच्छा इसका समास विग्रह क्या होगा, न अस्वस्थ, अकृत है तो न कृत, न कृत हो जाएगा, अमोघ है तो न मोघ हो जाएगा। कर लेंगे ना, चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा, प्रादि तत्पुरुष समास। इस समास को एक और नाम दिया जाता है गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास भी इसे कहते हैं। लिखिएगा जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद कु, छोटा कु, प्र, वि इत्यादि उपसर्ग आए, इत्यादि उपसर्ग आए और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो, तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। कु, प्र इत्यादि, और उत्तर पद क्या हो, संज्ञा हो, विशेषण हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुरूप, कुपुत्र, सुदेश, कुराजा, सुपुरुष इत्यादि। इसमें विशेष रूप से अब देख रहे हैं कि उसकी गुणों का गुणगान किया जा रहा है। जैसे कुपुत्र होगा तो खराब पुत्र हो गया, कुराजा हो गया तो खराब राजा हो गया, कुसंगति हो गया तो खराब संगति हो गई इत्यादि। सुपुत्र मैंने सुंदर पुत्र हो जाए,
सुंदर देश हो जाएगा। अगला लिखिएगा उपपद तत्पुरुष समास। देखिएगा, इसमें एक चीज़ ये होता है प्रादि तत्पुरुष समास में, अरे और क्या पढ़ा ना, उपपद ना, उपपद तत्पुरुष समास में होता क्या है, व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी जातियों का जो वर्णन शब्द बनते हैं वो प्रादि उप तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे कुम्हार हो गया, धर्मज्ञ हो गया, धनद हो गया, दिनकर हो गया इत्यादि। क्या होता है उसके गुणों के आधार, दिनकर किया जाए जो दिन को करने वाला हो अर्थात सूर्य। लिख लीजिए 2 लाइन इसमें भी। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद उपपद तथा उत्तर पद कृत हो, कृत उसके कर्म हो, तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुम्हार, धर्मज्ञ, दिनकर, धर्मज्ञ, धनद। जैसे कुम्हार, धर्मज्ञ, धनद, दिनकर इत्यादि। अलुक में लिखिएगा, अलुक शब्द का शाब्दिक अर्थ न लुक अर्थात लोप का न होना होता है। समास विभक्ति का लोप नहीं होता है। लुक अर्थात लोप न होना होता है। अलुक शब्द का शाब्दिक अर्थ लुक और नहीं न लुक अर्थात न होना होता है, अर्थात लोप न होना होता है। समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वाधिक रूप से संस्कृत भाषा में किया जाता है। जैसे आत्मनेन पदम, जैसे आत्मनेन पदम, युधिष्ठिर
युधिष्ठिर इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, पूछा गया है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो अलुक तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर हो गया। आत्मनेन पदम, आत्मनेन पदम, म के नीचे हलंत रहेगा। खेचर, खेचर। वाचस्पति, बृहस्पति का पर्यायवाची, वाचस्पति इत्यादि। तो इसमें क्या होगा कि विभक्ति का लोप नहीं होगा, इसमें अलुक में विभक्ति का लोप नहीं होगा। उदाहरण में आप लोग 3-4 इम्पॉर्टेंट उदाहरण लिख ही लिए हैं। अब हेडिंग बनाइएगा कर्मधारय समास। हेडिंग बनाइएगा कर्मधारय समास। थोड़ा समझिएगा इसको। कर्मधारय समास होता क्या है? कुछ विद्वान इसे भी तत्पुरुष समास का भेद मानते हैं। तत्पुरुष समास का भेद मानते हैं। इसका फॉर्मूला यह होता है कि जो पूर्व पद रहेगा और उत्तर पद रहेगा, तो पूर्व पद जो रहेगा विशेष रहेगा, विशेषण रहेगा और विशेष्य रहेगा। यह उलट पलट हो सकता है, यह इधर आ सकता है विशेष्य या विशेषण हो सकता है। विशेष्य विशेषण अब क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द से किसी की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। फिर इसके बाद उपमेय होता है और उपमान होता है, या उपमान इधर आ जाएगा और उपमेय इधर हो जाएगा। यह क्रम बदलता रहता है और यही विशेषता जिस पद में देखने को मिल जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। ठीक है, 2 लाइन लिख लीजिएगा। तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात समान अधिकरण या विभक्ति वाला तत्पुरुष समास कर्मधारय समास कहलाता है। नोट में लिखिएगा। नोट में लिखिएगा पूर्व पद और उत्तर पद। नोट में लिखिएगा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण सर्प, जैसे
कृष्ण सर्प, देखिएगा ये एक ही में रहेगा, इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति, जो विभक्ति इसमें रहेगी वही विभक्ति इसमें भी रहेगी। इसी आधार पर ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे लिखिएगा, कर्मधारय समास के भेद। पहला कर्मधारय में लिखिएगा विशेषण पूर्व कर्मधारय, विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व, देखिए शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि पूर्व में क्या आएगा, विशेषण आएगा। पूर्व पद क्या होगा, विशेषण होगा। जब पूर्व पद विशेषण होगा तो उसे कौन सा समास कहेंगे, कर्मधारय समास। इसमें कुछ लिखे हैं, इसे वेडिंग बनाए हुए लिखिएगा, जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद या प्रथम पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य हो, उससे विशेषण पूर्वक, उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, महादेव में पूछेगा कौन सा समास है, क्यों, देखिएगा यह देव हैं, इनकी विशेषता क्या है कि ये महान हैं, महा हैं, बड़े हैं, तो यह विशेष्य हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा। तो जिसमें पूर्व पद में क्या हो, विशेषण हो, और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, तो ऐसे समास को क्या कहते हैं, विशेषण पूर्व कर्मधारय पद समास। ठीक है, तो लिख लीजिए, 2-3 उदाहरण आपको मैं बोल दे रहा हूं। महादेव लिख लिए, महाराज, महान कवि, महान कवि पूछा गया है, श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष, महारथी, महाकाव्य, सुंदर बालक, मधुर फल, नीला आकाश, नीला कमल या नील कमल,
नील कमल लिख लीजिएगा, सही रहेगा। नील कमल, प्रिय सखी, महानदी इत्यादि। कट हो गया, 8-10 हो गया होगा। चलिए इतना बहुत है। लिखिएगा अगला दूसरा भाग। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। हाँ, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। उपमान किसे कहते हैं, बात ये आ गई। इसको पढ़ने के लिए दो चीजें यहाँ से हम क्लियर कर लें। उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। उपमान, उपमान किसे कहते हैं। उपमेय का क्या तात्पर्य होता है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति हो और यहाँ पर कोई व्यक्ति हो, उपमा अलंकार पढ़े हैं। उपमा अलंकार क्या होता है। उपमान, उपमेय, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पढ़े हैं जिसमें तुलना की जाती है, एक दूसरे से तुलना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी उपमेय का मतलब क्या होगा और उपमान का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप यहीं से बन रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर मुख है। अब इस मुख की तुलना किससे की जा रही है, मुख की तुलना किससे की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाती है उससे क्या कहते हैं, और जिससे की जाती है उससे क्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अब यही पूर्व पद क्या होगा, उपमान होगा। पूर्व पद क्या होगा, उपमान है, उपमान होगा। जैसे देख लें, एक घन श्याम है, श्याम कृष्ण को कहा गया है। घन माने काले, घन माने काले, श्याम मतलब कि जो श्याम है वो सांवले हैं। अब यह जो एक चीज और यहाँ से निकल कर आ रहा है कि व्यक्ति की गुणवत्ता का यहाँ बोध हो रहा है। जो गुण होगा वहाँ दिखाया जा रहा है, चाहे वो अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो। तो उसी आधार पर यह क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा घन, और श्याम क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। यह उपमान हो जाएगा और यह उपमेय हो जाएगा। जब उपमेय और उपमान हो जाए पूर्व पद में, यह पूर्व पद है, यह उत्तर पद है, तो पूर्व पद क्या हो, उपमान हो, तो ऐसे समास को क्या कहते हैं। कोई दिक्कत, परिभाषा लिखे नहीं है अभी ना, लिखिएगा। जब उपमान वाचक शब्द जब उपमान वाचक शब्द पूर्व पद में होता है या
उत्तर पद में होता है, उपमान रहेगा, ठीक है। इस पर इसमें पूर्व सबसे पहले रहेगा, उपमान ही रहेगा, मगर इसकी संख्या बदलती रहती है, इससे भयभीत मत होइएगा। कभी कभी क्या करता है कि इधर कर देता है, उपमेय पहले कर देता है, उपमान बाद में कर देता है। पहले शुरुआत में ही बताया मैंने। तो ये पहले में क्या हो जाए, क्या लिखे कि पूर्व पद क्या हो, क्या लिखे बोलो थोड़ा इसी में। तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। उपमा दी गई है, इसमें एक ख्याल रहे कि कोई न कोई उपमा दी गई है, ठीक है। जैसे लिखिएगा, घनश्याम, घनश्याम विद्युत चंचलता चंद्रमुख पुरुष सिंह, पुरुष सिंह नर सिंह कमल कोमल कमल कोमल इत्यादि। समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज यहाँ से और कंफ्यूजन आपका होगा, ये हो रहा गया उपमेय और उपमान, पूर्व पद विशेषण हो और उपमा हो। यहाँ पर उपमा में कहीं न कहीं तुलनावाचक शब्द रहेंगे। जैसे मुख चंद्रमा है, तो मुख क्या है, चंद्रमा के समान है। घन श्याम है, श्याम क्या है, तो सांवले रूपी रूप में है, बादलों के रूप में है, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपको देखेंगे विद्युत चंचलता, विद्युत क्या है, चंचल है, ठीक है। तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। और उसमें जो रहेगा विशेषण रहे, जैसे आकाश क्या है, नीला है, कवि क्या है, महान है, इत्यादि ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर जो रहेगा आपका विशेषण पूर्व तत्पुरुष समास रहेगा। अब हेडिंग बनाइएगा, रूपक कर्मधारय समास। परिभाषा लिखिएगा, जिस कर्मधारय समास में उपमान और उपमेय एक ही रूप में हो, तो वहाँ पर रूपक कर्मधारय समास होता है। आपसे एग्जाम में सिर्फ कर्मधारय का पूछेगा, मगर उदाहरण जितने भी प्रकार हैं मैं पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको उदाहरण कंफर्म करने में दिक्कत ना हो। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों में क्या होगा, एक ही रूप होगा। और दोनों में जब समान विभक्ति रहेगी तो कर्मधारय होगा। दोनों पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति रहेगी तो कर्मधारय होगा। तो दोनों में जब एक रूप दिखाया जा रहा है तो रूपक कर्मधारय बन रहा है। जैसे लिखिएगा, शोकाग्नि, शोकाग्नि, अच्छा कैसे शोकाग्नि में रूपक हो रहा है, शोक भी क्या करता है, व्यक्ति को दुखित कर रहा है, और शरीर में जो अग्नि लगी है वो भी दुख पहुंचा रही है, दोनों है।
दोनों में एक रूप एक भाव बोध हो रहा है, दोनों दुख के ही प्रति इनका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक कर्मधारय समास। क्लियर हुआ? उदाहरण लिख लीजिएगा। शोकाग्नि, विद्याधन, विद्याधन, विद्या रूपी धन हो जाएगा ना, विद्या भी धन है और धन भी धन है, दोनों एक ही चीज का है, अर्थात एक ही धन की बात कही गई है। परीक्षा पयोगी, मुख कमल, हाँ वह भी होगा ये भी होगा, क्योंकि तुलना की जा रही है ना, मुख की तुलना कमल से की जा रही है, मुख और कमल में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो। रूपक अलंकार क्या होता है? उपमेय उपमान में अभेद आरोप हो, वहां पर क्या होता है? रूपक होता है। अब हेडिंग बनाइएगा द्विगु समास। द्विगु समास बचपन से पढ़ते आए हैं। संख्या पूर्वे द्विगु सूत्र होता है, संख्या पूर्वे द्विगु। जिस समास के पूर्व पद में संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास में लिख दें संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास के पूर्व पद संख्यावाची हों, जिस समास के पूर्व पद संख्यावाची हों, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। सिर्फ नदीवाचक शब्द को छोड़कर बार बार पूछा जाता है पंचवटी में कौन सा समास है? क्यों? ये क्योंकि पहला पूर्व पद क्या हो जाता है? संख्यावाची हो जाता है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेषण या विशेष्य होता है। इसलिए पूर्व पद में संख्या आने के कारण क्या हो गया? आपसे पूछ दिया जाए यदि दशानन, दशानन पूछ दिया जाए कौन सा समास? दोनों होगा। अगर सर्वश्रेष्ठ उत्तर जो होगा इसका होगा बहुव्रीहि समास वाला। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे है त्रिलोकी में कौन सा समास है? त्रिलोकी में कौन सा समास है?
त्रिलोकी में कौन सा समास है, यह पहले बताइएगा। द्विगु समास होगा कि नहीं होगा? और चौराहा, चौराहा, चौराहा। अगर पूछ ले त्रियमुनम, त्रियमुना, नहीं, यहाँ पर न आपका ये होगा न वो होगा। त्रियमुना संख्यावाची है मगर नदीवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर आपका द्विगु समास नहीं होगा। तो होगा क्या? यहाँ पर त्रियमुना की बात हम जब करेंगे तो कहीं न किसी रूप से कई समास बनते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं तीन नदियों का, तीन यमुनाओं का मेल, तो तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। उदाहरण कुछ लिखें इसमें, उदाहरण लिखना है सिर्फ ना, लिखिएगा। पंचवटी, पंचपात्र, पंचामृत, पंचदिन, त्रिभुवन, त्रिफला, चतुर्भुज, सप्ताह, चतुर्दशी, हाँ सप्ताह 7 दिन को कहते हैं ना, सप्ताह, त्रिवेणी, त्रिवेणी, तीन नदियों का जहाँ पर मेल होता है। अगर यही त्रियमुनम हो जाएगा, त्रिगंगम हो जाएगा, तभी ये वहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। नदीवाचक शब्द जब वहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ पर जो हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा। नवरात्र, दशमी इत्यादि, इसमें तो आप कर ही लेंगे, ढूंढ लेंगे तमाम तरह से। देखिएगा, तत्पुरुष समास में क्या था कि दोनों पदों में समान विभक्ति थी, दोनों पदों में समान विभक्ति थी। और जो यह था, इसमें जो था द्विगु समास में, इसमें जो था पूर्व पद क्या था? संख्यावाची था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? द्विगु समास कहा जाता था। अब हेडिंग बनाइएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखिएगा लिखा ही है द्वंद्व, दोनों पद क्या हो? समान हो, दोनों पद में क्या हो? समानता हो, मतलब प्रधानता हो। दोनों पद जब प्रधान होते हैं तो उससे क्या कहते हैं? लिख लो एक लाइन, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है या सभी पद प्रधान होते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। सूत्र लिखना चाहें तो लिख लें, बड़ा अच्छा से सूत्र इसका आता है। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं?
देखिएगा कभी कभी होता क्या है, इसमें जब विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर और का भाव बहुत होता है। विग्रह करने पर और का भाव बोध होता है। लिखते जाइए, विग्रह करने पर और का भाव बोध होता है। नोट में लगभग 100% नहीं, एक पुल्लिंग होता है तो दूसरा स्त्रीलिंग होता है। पहला पुल्लिंग होता है तो दूसरा स्त्रीलिंग होता है। जैसे हम देखेंगे, यदि हम राधा कृष्ण की बात कर लें, राधा कृष्ण पूछेगा कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे? क्यों? इसका विग्रह करेंगे तो राधा और कृष्ण हो जाएगा। राधा और कृष्ण हो जाएगा। इसी तरह से माता पिता की बात कर लें, माता पिता की बात कर लें, देखिएगा एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग आ रहा है ना, तो माता और पिता आ जाता है। इसी तरह भाई और बहन की बात कर लें, भाई बहन की बात कर लें तो हो जाएगा भाई और एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग है, आया कि नहीं? और बहन। पेन कलम और कलम दवात की बात कर लें, कलम दवात की बात कर लें तो कलम दवात भी क्या होती है? कलम, इसका विग्रह करेंगे कलम और दवात, ये दोनों पद प्रधान हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता है, इसलिए इसी आधार पर इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। हाँ? जैसे राम और लक्ष्मण 100% नहीं कहा ना, 100% मैं नहीं कहा, मगर अधिकतर आपको उदाहरण इसी तरह दिखने के मिलेंगे और एक रिलेशनशिप इनमें देखने को मिलेगी। कोई न कोई रिलेशन देखने को मिलेगा, तो वहाँ से इसी आधार पर इसको द्वंद्व समास कहा जाता है। और अंतिम समास का हेडिंग बनाइएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास लिखिएगा, जिस समास में न तो प्रथम पद की प्रधानता, बहुव्रीहि समास। जिस समास में न तो प्रथम पद की प्रधानता, न तो उत्तर पद की प्रधानता या द्वितीय पद की प्रधानता, दोनों क्या होते हैं? नील हो जाते हैं। किसी तीसरे पद की क्या होती है? प्रधानता हो जाती है। ऐसे समास को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे पीताम्बर का नाम सुने हैं आप, वो बड़ा चर्चित
उदाहरण है। पूछा जाता है पीताम्बर में कौन सा समास। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पीत अंबर हो जाएगा। पीत मीन्स होता है पीला, और अंबर मीन्स क्या होता है? वस्त्र। तो यहाँ पर पीला वस्त्र होगा। पीला वस्त्र, अब न इस पीले की विशेषता है न इसकी, दोनों की नहीं। पीला वस्त्र किसका है? कृष्ण का। पीला वस्त्र किसका है? कृष्ण का। तो क्या कह सकते हैं? तब इसका विग्रह हो जाएगा पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात कृष्ण। दशानन भी इसी में पूछा जाता है। दशानन का अर्थ होगा 10 मुख। तो 10 मुख वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो वाला जहाँ जहाँ आपको विग्रह करने को मिले वह समास क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। 2-4 उदाहरण लिख लीजिएगा। लंबोदर, नीलकंठ, श्वेतांबर। श्वेतांबर में कौन सा समास? श्वेतांबर, हाँ, सरस्वती या साधु भी कह सकता हूँ। साधु का भी मन पवित्र होता है। दामोदर, श्री कृष्ण को कहा जाता है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला कौन होता है? मुनि। इंद्रिय मुनि जो कहलाता है ना, इंद्रियों पर जीत विजय प्राप्त करने वाला। चतुरानन, दिगंबर, महाशय, नीलांबर, पंचानन, नीलकंठ। नीलकंठ हो गया है। चलिए अगला लिख लीजिएगा, गजानन। एक चीज़ और यहाँ से एक चीज देख आपको कन्फर्म हो रहा है कि जितने अभी हम लिखवाए हैं सब पर्यायवाची हैं। हाँ, तो ट्रिक बन सकती है ना कि जितने पर्यायवाची शब्द हैं उसमें क्या है, नोट में लिख लीजिएगा। इस प्रकार लगभग लगभग आप लोगों का समास समाप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप अलग से ले सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न थे, उदाहरण थे, लगभग लगभग मैंने लिखाने का प्रयास भी किया है, समझाने का भी प्रयास किया है। और एक वीडियो जो पहली है वह आपका जो मिलेगी तो उसमें विशेष रूप से हम समास की परिभाषा, समास के प्रकार, भट्टो दीक्षित, लघु सिद्धांत कौमुदी, भरद्वाज या इत्यादि के द्वारा किसी किसी समासों के प्रकार किए गए उसमें होगा। तो इस तरह से 2 वीडियो में लगभग ये समास समाप्त होता है। अगले वीडियो लेकर हम लोग फिर बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। थैंक यू। समास समाप्त होता है। अभी कितने टाइम बाकी है? आधे घंटा है ना। आधे घंटा हम लोग फर्स्ट रिवीजन करेंगे। देखिएगा, इसके बाद आपका पढ़ेंगे क्या? वाक्य पढ़ेंगे।
वाक्य से 1 नंबर का प्रश्न आता है, 1 अंक पूछा जाता है शुद्ध वाक्य बनाने के लिए। हाँ, वर्तनी वगैरह तो थोड़ा बहुत आप अपने से भी देख सकते हैं। शुद्ध शब्द हम कितना कितना लिख पाएंगे। शुद्ध शब्द पूछा जाता है, शुद्ध की तो कोई चर्चा नहीं होती है। शब्द विलोम पूछा जाता है, शब्द विलोम अपने से भी पढ़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी में। पर्यायवाची पढ़ना, पर्यायवाची पढ़कर याद करना होता है। अब कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है ये आपको मैं बता सकता हूँ। अब सब में पढ़ाना, सब पूरा पर्यायवाची पढ़ाना। हाँ, एक शब्द आता है युग्म शब्द, हुआ जो होता है उसको भी सिर्फ पीडीएफ ही दे सकता हूँ। उसको एक शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं, जोड़े में देखने में एक जैसे रहेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग रहेंगे, वह हो सकता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरह से बनाने का प्रयास किया हूँ और कम शब्दों में पूरी तरह से आपका ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बाद में। प्रश्न यह है कि लेखन परंपरा का प्रारंभ किस शताब्दी में माना जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। विकल्प में यह आपके दिया था 8वीं 9वीं 10वीं 19वीं। तो लेखन परंपरा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। उसके पहले भी हुआ था, लेकिन वह जो था एक सिस्टम वाइज नहीं था। जिसे लेखक का नाम, जन्म के आधार पर, सन के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर जो लिखा जाता है वह चीज़ नहीं था। इसलिए उसके पूर्व को जो भी लिखे गए हैं, जैसे अभी नाम इसमें ले गए हम, वल्लभाचार्य का है, नाभादास का, इत्यादि लोगों का है, उनका जो है कालिदास, हजारा जो होता है, त्रिवेदी जी का, उनके तमाम चीज़ बात करेंगे जो विशेष रूप से था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में नहीं आता है। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का प्रारंभ कब हुआ था, तो जवाब का आएगा, क्या आएगा, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी कहा गया है कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का इतिहास, जिस प्रकार भाषा का विकास हुआ उसी प्रकार से हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का भी क्या हुआ होगा, वह किसी न किसी रूप से विकास हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है कि अब एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो होता है, भाषा जिस प्रकार विकसित हुई, आज हम लोग जितनी भाषा बोलते हैं वह कहीं न कहीं हम लोग के परिश्रम का देन है। हिंदुस्तानियों के, हिंदी भाषाओं के लोगों के बोलने की प्रक्रिया, उसके द्वारा बनाई गई प्रक्रिया की देने के आज जो शुद्ध रूप से हम लोग बोल लेते हैं। अभी भी शुद्ध रूप से हम लोग जो हिंदी होती है वह नहीं बोल पाते हैं, मिक्स करके बोलते हैं। कहीं पर राजस्थानी मिल जाती है तो कहीं पर भोजपुरी मिल जाती है, तो कहीं पर अपभ्रंश मिल जाती है, तो कहीं पर गुजराती मिल जाती है। इस तरह से मिल मिल करके, मिला मिला करके हम लोग बोलते हैं। तो यही है, कहा गया है उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इसके अध्ययन दो में बांट कर किया जाता है कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का विकास किस प्रकार हुआ। क्या हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा का विकास जिस प्रकार हुआ उसी प्रकार इसका भी विकास हुआ। जी हाँ। तो 19वीं शताब्दी से पूर्व लेखन परंपरा क्या थी, 19वीं शताब्दी में लेखन परंपरा क्या है, इस बात पर देखिएगा। तो 19वीं शताब्दी से पूर्व जो लेखन परंपरा थी वह वल्लभाचार्य की बात हम लोग करेंगे। तो वल्लभाचार्य जो थे भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, पुष्टि मार्ग के को अपनाए थे और पुष्टि मार्ग का ज्ञान भी दिया करते थे। तो इनका जो जन्म है, एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, वल्लभाचार्य किसके समकालीन कवि थे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है।
वल्लभाचार्य किसके समकालीन कवि थे? तो वल्लभाचार्य एक संप्रदाय के निर्माता थे, सुल्तान थे। वल्लभ संप्रदाय एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक सुल्तान थे। और सुल्तान क्या थे? ये कृष्ण की उपासना करते थे, कृष्ण भक्ति के सिकंदर माने जाते हैं। तो यहाँ से याद कर सकते हैं वल्लभाचार्य जो दरबारी कवि थे, समकालीन कवि थे, वो किसके थे? सिकंदर लोदी और बाबर के। दो प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न पूछा जाए कि वल्लभाचार्य किसके समकालीन कवि थे, तो पहला चीज है सिकंदर लोदी और दूसरा क्या है? बाबर। ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ से देखिएगा, ये 3-4 प्रश्न यहाँ से यह नहीं होता है, मगर इसको मैंने आपको यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर जन्म से प्रश्न पूछा जाता है, तो जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण में। और चंपारण में जब इनका जन्म हुआ था, हाँ, चंपारण में इनका जब जन्म हुआ था, तो वहाँ पर ये कृष्ण भक्ति में लीन थे। हाँ, जन्म स्थान लिखा गया है। ये जन्म स्थान इनका कहाँ है? चंपारण में। ये मृत्यु नहीं पूछा जाता है। किसके भक्त थे? तो कृष्ण भक्त थे। और इनके शिष्य कितने थे? 84 शिष्य थे। ये जो 84 शिष्य थे, इसी पर इनके इनके दो पुत्र हुए, गोपीनाथ। गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। तो गोपीनाथ जो होते हैं नाथ संप्रदाय में चले जाते हैं, और विट्ठलनाथ जो होते हैं इस कृष्ण भक्त में चले जाते हैं। तो विट्ठलनाथ के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है गोकुलनाथ। गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ने क्या किया? इस 84 कृष्ण भक्तों को लेकर के 84 वैष्णव की वार्ता लिखा है। 84 वैष्णव की वार्ता, यही बार बार पूछा जाता है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखा है? गोकुलनाथ ने। ये वल्लभाचार्य के क्या हो गए? गोकुलनाथ कहाँ है? पुत्र का एक हो गए, नाती हो गए ना, वल्लभाचार्य के नाती हो गए। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो गोकुलनाथ थे वल्लभाचार्य के क्या थे? प्रपौत्र पुत्र। तो क्या हो जाएगा? प्रपौत्र थे। यही प्रश्न पूछा गया है। प्रपौत्र थे मतलब नाती थे। और देखिएगा, वल्लभाचार्य जिनका मार्ग था ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, पुष्टि मार्ग की उपासना करते थे। इनका एक संप्रदाय था, उस संप्रदाय को क्या कहा जाता था? वल्लभ संप्रदाय कहा जाता था। नहीं तो मधुमंगल भी उन्हीं का नाम बचपन का बुलाया जाता था। इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल था। कुछ लोग महालक्ष्मी भी मानते हैं, कुछ लोग, मतलब तमाम उपाधियां हैं। यहाँ से कभी प्रश्न पूछा गया है? नहीं प्रश्न पूछा गया। यहाँ से ये प्रश्न पूछता है, मृत्यु से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था किसके समकालीन कवि थे? तो जो था सिकंदर और बाबर के। इसके बाद देखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं पर हम लोग चलते हैं। रचनाएं जो होती है, अष्टयाम पूछा जाता है, अणुभाष से पूछा गया है। आपसे प्रश्न ये हो जाए कि अणुभाष किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य की। यमुनाष्टक, यमुनाष्टक नहीं लिखा हूँ मैं, यमुनाष्टक किसकी रचना है? तो अभी क्या है? वल्लभाचार्य। किसी यमुना जी के बारे में लिखा गया है कि यमुना में बार बार यदि व्यक्ति स्नान कर लेता है, उसके सारे दुख पाप दूर हो जाते हैं, उसके किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं रहता है। किसी प्रकार का यदि कष्ट हो तो यमुना में स्नान करिए, सारे कष्ट ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। बताओ ऐसा संभव है? नहीं संभव है।
अब तो गांव-गांव यमुना नदी का पानी नहर के माध्यम से भेजा जाता है, तो वहाँ भी सबको दूर हो जाना चाहिए ना, सब कुछ कष्ट दूर हो जाना चाहिए। तो वो छोड़िए, देखिएगा इनकी रचना जो पूछा जाता है, इनकी रचनाओं में विशेष तौर से यह प्रश्न पूछा जाता है, अणुभाष किसकी रचना है? अणुभाष से पूछा जाता है, उत्तर मीमांसा पूछा जाता है, राजयोग पूछा जाता है और अष्टयाम पूछा जाता है। इतनी रचनाएं इनकी जरूर पूछी जाती है। उत्तर मीमांसा कई बार पूछा गया है, अणुभाष कई बार पूछा गया है, राजयोग पूछा गया है, ये याद रखिएगा। संध्या आरती भी इनके बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो ये देखिए फर्स्ट रिवीजन है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाया जाएगा, अगर पढ़ा दिया गया होगा तो आगे बढ़ेंगे। ये मैंने कहा था कि आपको कम से कम कुछ हम ऐसा करें कि पीछे की चीज़ें आपकी भूलती जा रही है। देखिएगा, अष्टछाप जो होता है वह किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की रचना है। और ये अष्टछाप में जो होता है ये 1565 ईस्वी में लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना होती है और इसमें 8 कवियों का जीवन वृत्त होता है। तो यह जो गो विट्ठलनाथ ने लिखा था, विट्ठलनाथ ने देखिएगा वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों पर जो गोकुलनाथ हैं वो लिखते हैं 84 वैष्णव की वार्ता, और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे, तो 252 शिष्यों पर क्या लिखे? 252 वैष्णव की वार्ता। और इसी में से 4 शिष्य इनके लेकर के 4 शिष्य इनके लेकर के और 4 शिष्य इनके लेकर के कितने हो गए? 8। 8 लेकर के अष्टछाप की रचना हुई है जो विट्ठलनाथ ने किया है। ठीक है, इतनी बातें तो याद हो रही है। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। देखिएगा, लिखा गया सभी प्रमाणिक, हाँ, सभी ग्रंथ प्रमाणिक नहीं थे, ऐतिहासिक तिथियों का अभाव था, वैज्ञानिक पद्धति का अभाव था, इसलिए इनको इतिहास नहीं माना गया। जो भी हमारे 200 वैष्णव की वार्ता थी, 84 वैष्णव की वार्ता थी, अष्टछाप था, इनको इतिहास नहीं माना गया। जो भी हमारे अष्टयाम वगैरह लिखे गए थे, यमुनाष्टक वगैरह लिखे गए थे। अब भक्तमाल एक रचना आती है जिसका 19वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन होता है। पूछा जाता है भक्तमाल किसकी रचना है? कई बार पूछा गया है भक्तमाल किसकी रचना है, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्ति करना बाबा ना, भक्ति करना बाबा ना, बस इतना, भक्ति की माला जपना बाबा ना। तो नाभ से नाभादास से आ जाता, याद आ जाता है। नाभादास एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भक्तमाल में ब्रज भाषा में 200 कृष्ण कवियों का इन्होंने जीवन वृत्त लिखा गया था। इस भक्तमाल में 200 कवियों का की जीवनी लिखी गई है और इसमें 316 देखिए प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न आया हुआ है कि भक्तमाल में कितने कवित्व का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न आया हुआ है, 316 कवित्व छंदों का प्रयोग किया गया है, इसको भी यह याद कर लीजिएगा। परंतु इसमें भी तिथियों का अभाव था, इसमें भी कोई भी तिथि वगैरह नहीं थी, इसलिए इसको भी इतिहास नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका पीडीएफ वो भी तैयार कर रहा हूँ, पीपीटी, और एक दिन शनिवार के दिन उसका जो होगा क्लास रहेगी, तो उस पर जो होगा प्रश्न कराऊंगा। 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 की जगह 40 क्वेश्चन होंगे। देखिएगा, नाभादास, नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के। राम काव्य परंपरा में रसिक संप्रदाय का समावेश किसने किया था? किसे कहा जाता है? अग्रदास को कहा जाता है कि राम काव्य परंपरा में रसिक संप्रदाय का समावेश इन्होंने कर दिया। राम को भी रसिक मान लिए, इनको भी भोग विलासी मान लिए। इनकी रचना होती है, देखिए कालिदास त्रिवेदी की एक रचना है, यह पूछी गई है कालिदास हजारा, इनमें से यह कालिदास हजारा पूछी गई है। मगर यह भी क्या होता है, इसमें भी तिथियों का अभाव होता है। 19वीं शताब्दी में इतिहास लिखा गया, यहाँ से प्रमुख प्रश्न बनते हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत वास्तव में 19वीं शताब्दी
में माना जाता है, जो प्रश्न ऊपर था शुरुआत में। जो लेखन कार्य प्रमुख पद्धति के आधार पर किए गए हिंदी साहित्य लेखन के लिए प्रमुख पद्धतियां जो है निम्न है। सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति आती है। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, वर्णानुक्रम पद्धति में विशेष रूप से कौन कौन से आते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति जो होती है गारसा दत्तासी के लिए प्रसिद्ध है और शिव सिंह सेंगर। गारसा दत्तासी जो होते हैं इनकी एक रचना आती है वर्णानुक्रम पद्धति में, देखिएगा। गारसा दत्तासी की एक रचना आती है, कालानुक्रम पद्धति आती है जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति आती है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त होते हैं। अंतिम सबसे बढ़िया पद्धति आती है विधेयवादी पद्धति, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र वगैरह आते हैं, देखिएगा। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से यह बनता है, हिंदी साहित्य लेखन का आरंभिक लेखक सर्वप्रथम प्रयासकर्ता कौन माना जाता है? तो गारसा दत्तासी। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रयासकर्ता किसे माना गया है, तो कौन है? गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने देखिए उस दिन यही पूछा था। 1839 में एक ग्रंथ लिखते हैं जिस ग्रंथ का नाम है स्थावर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, और यह जो होता है एक फ्रेंच भाषा में लिखी गई है और जिसमें 738 कवियों का संग्रह किया गया है। इसमें नहीं लिखे हैं शायद। देखिए कि सर्वप्रथम प्रसिद्ध इतिहासकार शिव सिंह सेंगर ने इनकी एक रचना आती है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो रचना होती है शिव सिंह सेंगर की 1883 ईस्वी में लिखी गई है। जॉर्ज ग्रियर्सन की एक रचना आती है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में लिखा गया है। सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास जो होता है, इतिहासकार किसे माना जाता है? तो मिश्र बंधु को माना जाता है। इनकी कौन सी रचना होती है? तो मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी जो होते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ से बार बार रिपीट होता है, प्रश्न यह रिपीट होता है कि सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार किसे माना जाता है? तो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी साहित्य इतिहास में जो होता है हिंदी शब्द सागर की भूमिका इन्होंने लिखा है। अन्य प्रसिद्ध लेखक इसमें आते हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है तो आते हैं 1938 में हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास लिखे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो आते हैं इन्होंने, इनका देखिएगा 1952 में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा है। 1965 में जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखे हैं गणपति चंद्रगुप्त। ये पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, ये सारे प्रश्न आते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र का है 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 4 जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी मैंने और कुछ लिया है। गारसा दत्तासी, देखिए गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था। रचना का नाम क्या है? स्थावर दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। स्थावर का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा नेट का प्रश्न है। स्थावर का अर्थ क्या होता है? इतिहास। लिटरेचर का अर्थ क्या होता है? साहित्यिक या लिटरेचर। हिंदुई का अर्थ क्या होता है? हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। और हिंदुस्तानी का होता है कि मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। इसको थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर प्रकाशन वर्ष की बात हम कर देते हैं। ये प्रथम प्रकाशन जो होता है इसका जो होता है स्थावर दलाल हिंदुस्तानी का जो होता है द्वितीय 2 भागों में प्रकाशन होता है। प्रथम में 2 भाग में होता है, एक 1839 में होता है, एक 1847 में होता है। और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1870 में होता है और इसमें 3 भाग होते हैं। 1870 में 2 भाग का प्रकाशन होता है, तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 में होता है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बनता है कि स्थावर दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1870। और द्वितीय प्रकाशन क्या हो जाएगा? 1871। इस तरह से नहीं, प्रथम 1839 और 1871। बीच में से यदि प्रश्न पूछता है तब इसको आप याद रखेंगे। और इसका जो प्रकाशन है कहीं आयरलैंड से किया गया था। ये ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी जो होता है ऑफ आयरलैंड से इसका जो प्रकाशन किया गया था। इसके बाद देखिएगा मूल मुख्य विशेषताएं क्या हैं। रचना फ्रेंच भाषा में, हिंदी अनुवाद जो होता है इसका, ये प्रश्न आता है
एक वो हिंदी अनुवाद जो होता है इसका जो है 53 में हुआ था, और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का 1957 में हुआ था। दो का याद रखिएगा। एक 53 का है, 53 में क्या होता है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। इसका कैसे याद करेंगे, इस्तावर दलला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद जो किसने किया था, तो इस्तावर दला लिखा गया जो था उसमें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, बस इतना से याद कर लेंगे। और ये विभागाध्यक्ष थे। ये जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है ना, ये देख रहे हैं ना, प्रयागराज यूनिवर्सिटी है, इसी में 1953 में विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष थे। और इसी समय इन्होंने एक हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के माध्यम से हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। यह प्रश्न यहाँ से यहाँ तक पूछा जा सकता है कि हिंदुई साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसका अनुवाद है, गारसा दत्तासी की। इस्तावर दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी की है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो इसको आप लोग थोड़ा सा इसको मन में बैठा लेंगे एक बार तो ये हो जाएगा। उर्दू भाषा के अनुवाद जो होता है मौलवी करूमुद्दीन ने किया था 1848 में। और एक बार प्रश्न आया है, नेट का प्रश्न है कि मौलवी करूमुद्दीन के गुरु का क्या नाम था, तो एफ हेलन इनके गुरु का नाम होता है, सहयोग से होता है। और इनको जो ग्रंथ लिखे हैं इनका है तजकिरा सुअरा नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था। और इसका जो है कि तबकात डर सुमरा या तजकिरा सुअरा के नाम से होता है। आप देखिएगा महत्व क्या है। जो गारसा दत्तासी से एक विदेशी विद्वान से हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में क्या है, इनका सराहनीय प्रयास किया गया, क्योंकि इन्हीं के कारण हिंदी साहित्य में भारतीय लेखकों को एक लिखने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न यही पूछा जाता है, हिंदी साहित्य लिखने की प्रेरणा भारतीय साहित्यकारों को किससे मिलती है, गारसा दत्तासी से। अब देखिएगा कमियां क्या हैं इस रचना में। काल के विभाजन में कोई प्रयास नहीं किया गया, मतलब कोई भी इसमें काल विभाजन हो या कुछ हो, इसका कोई प्रयास नहीं किया गया। और इतिहास लेखन में निम्न स्तर पर जो होता है वर्णानुक्रम का प्रयोग कर दिया गया। इस रचना में युगीन प्रवृत्तियों की विवेचना भी नहीं थी, कौन कौन सी युग किस कौन सा युग चल रहा है उस युग की रचनाएं नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इससे देखिएगा यह प्रश्न आया हुआ है, वृत्त संग्रह मात्र कहकर किसने पुकारा है। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इस्तावर दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को वृत्त संग्रह मात्र किसने कहकर पुकारा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहकर पुकारा है। इस रचना में 3 अनुवादों में निम्नानुसार कवियों का संख्या प्राप्त हुई है। तो देखिएगा इसमें यह है, जब फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद हुआ तो 738 कवि थे। 738 कवि में हिंदी के मात्र 72 कवि थे। प्रश्न पूछा गया है कि जो गारसा दत्तासी ने इस्तावर दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा था उसमें हिंदी के कुल कवियों की संख्या कितनी थी, 72। देखिएगा मौलवी करूमुद्दीन जो लिखते हैं तजकिरा सुगरा हिंदी, इसमें कितनी थी हिंदी कवियों की संख्या। आप देखिएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो 1953 में लिखते हैं हिंदुई साहित्य का इतिहास, इसमें कितने हिंदी कवियों की संख्या थी, कुल कितने कवि थे, 358। इधर कितने थे, 104, 738। ये चीज, हाँ 738 है ना, 738 यह है, 1004 यह है, तो 358 ये है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपको हम आगे चलते हैं। देखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर को माना जाता है। ठाकुर जगमोहन सेंगर इनका पूरा नाम होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, प्रश्न याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारतीय विद्वान किसे माना जाता है, तो शिव सिंह सेंगर को माना जाता है। और यह जो शिव सिंह सरोज इनकी रचना का नाम है, यहाँ गलत लिखा गया है, शिव सिंह सरोज होगा।
शिव सिंह सरोज जो रचना होती है 1883 में प्रकाशित होती है, उस कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से। लखनऊ में एक प्रेस है नवल किशोर, वहीं से यह क्या होती है, यहाँ सुधार लीजिएगा, शिव सिंह सरोज होगा। विशेषताएं क्या हैं? इस रचना में कुल 1003 कवियों का 1004 जो कौन कर रहे हैं? मौलवी करूमी दोनों। और 1003 कौन कर रहे हैं? शिव सिंह सेंगर। ये कंपेयर करने के लिए दे देता है। इस रचना में कवियों लेखकों का जन्म काल जो होता है, मृत्यु काल एवं रचना काल का भी कोई उल्लेख किया गया है, परंतु इसमें विविध वर्तमान को स्वीकारा नहीं गया। इसमें सारी चीज़ें थी मगर स्वीकार कुछ कमियां दिखने लगी। कमियां क्या की थी? सबसे निम्न स्तर का प्रयोग किया गया, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी भी 2 प्रश्न, देखो गारसा दत्तासी की रचना जो होती है स्थावर दला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है शिव सिंह सेंगर का, उसे भी अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं? वृत्त संग्रह कर पुकारे हैं। अभी बड़ा वृत्ति संग्रह की बात भी आएगी। दोनों चीजें याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, देखिएगा वर्णानुक्रम पद्धति होता है, किशोरी लाल गुप्त ने लिखा। सच्चे अर्थों में इनके अनुसार इन्होंने माना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने किसे माना जाता है? ग्रियर्सन। भारत में किसे माना जाता है? हाँ, शिव सिंह सेंगर को, भारतीय विद्वान। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की एक रचना होती है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो होता है ये 1888 में इसका प्रकाशन होता है। कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में 1889 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है होता है थोड़ा बहुत आगे पीछे करके है। ये अंत हो रहा था, वो शुरुआत थी, तो उसमें मान लिए लेते हैं 1888 सर्वाधिक रूप से माना गया है। इसका जो प्रकाशन होता है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित होती है, और यह एक स्वतंत्र पुस्तक इसे प्राप्त हुआ। स्वतंत्र पुस्तक इसे माना जाता है। एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन जो होता है 1889 में होता है, 1889 में होता है। अब यहीं से प्रश्न बन सकता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? 1888 में। और स्वतंत्र रूप से पुस्तक का प्रकाशित हुई तब कर लीजिएगा। मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है 1857 में। देखिएगा इसका अनुवाद जो होता है किशोरी लाल गुप्त करते हैं। उसका किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। इसका जो है किशोरी लाल गुप्त होते हैं। गारसा दत्तासी की रचना का प्रकाश हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का किशोरी लाल गुप्त, वह 53 में हुई थी, ये कितने में हुई है? 57 में हुई है। और यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि किस रचना कौन सी प्रकाशित होती है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यही पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है? नहीं यार, किशोरी लाल गुप्त। यही रचना है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। प्रथम इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था? तब वहां पर गारसा दत्तासी हो जाएगा। हाँ, जिसमें 952 कवि थे, और 952 कवि टोटल हिंदी भाषा के थे। इस रचना के अनुसार संपूर्ण साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: चारण काल, धार्मिक काल, प्रेम काल, दरबारी कवि। फिर इसके बाद आता है काल विभाजन। सर्वप्रथम काल विभाजन करने वाले माने जाते हैं कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का देखिए काल विभाजन है। चारण काल 15वीं शताब्दी में, धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसीदास के अन्य परिवर्तित कवि। यही प्रश्न पूछा जाता है, तुलसीदास किसका काल विभाजन है? मुगल दरबार किसका काल विभाजन है? चारण काल, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? मैं सारी चीज आपको दूंगा,
थोड़ा सी स्पीड रहेगी इसमें। और देखिएगा 18वीं शताब्दी का काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज कंपनी के शासन में हिंदुस्तान किसका काल विभाजन है? ये सारी चीज आपको बस इतना ही देखना होगा। रीतिकाल किसका काल विभाजन है? रीतिकाल तो सब जगह मिलता है। तुलसीदास, मुगल काल, ब्रज कृष्ण, जायसी की प्रेम कविता, 15वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण, ये सब चीज़ आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिलेगी। फिर देखिएगा हिंदी विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है इसका हुआ। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन 1800, ये नेट का प्रश्न है। पहली बार काल विभाजन नामकरण का प्रयास किसने किया था? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहकर पुकारा है? जॉर्ज ग्रेसन, ऊपर लिखा हूँ। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहकर पुकारा? तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद दूसरा अवतार किसने माना? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? भक्ति काल को ईसाइयों की देन किसने माना? रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहकर पुकारा? अपनी रचनाओं को मात्र हिंदी कवि का वर्णन अपनी रचनाओं में मात्र हिंदी कवि का वर्णन किया किसने? काल भक्ति काल को हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण उपलब्धि माना किसने? अब देखिएगा मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधु विनोद जो होते हैं, इनकी रचना होती है मिश्र बंधु विनोद। इनमें कुल कवियों की संख्या जो वास्तविक होती है 4591, मगर वर्तमान समय में इसको मानक एक दे दिया गया है 5000 का। और जो होता है मिश्र बंधु विनोद, गणेश बिहारी, श्याम सुखदेव बिहारी, 3 लोगों का ये जो होता है, 3 भाइयों का प्रकाशन होता है। और देखिएगा 3 भाग का प्रकाशन जो होता है विशेष रूप से 13 में होता है, 4 भाग का चौथे में होता है। तो यहाँ से 13 4 याद कर सकते हैं कि 3 भाग का प्रकाशन 13 में, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में। देखिएगा इसमें एक है डॉक्टर नामोर सिंह, इसे साहित्य का पंचांग माना है। डॉक्टर नामोर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद की साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर कहकर पुकारा है। और देखिएगा अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसे बड़ा भारी इतिवृत्त्यात्मक ग्रंथ कहकर पुकारा है। ये प्रश्न याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला। बड़ा भारी इतिवृत्त्यात्मक संग्रह कहकर पुकारा है। रीतकालीन कवियों का वर्णन इसी ग्रंथ में किया जाता है। आदिकाल, काल विभाजन, आरंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल। अब काल विभाजन जो रहेगा दूसरे दिन पढ़ेंगे हम लोग, सही है। इसको थोड़ा सा आपको मैं जब पूरा इसको पीडीएफ पढ़ा लूँगा, 17-18 पेज का है, आपको दे दूंगा, फिर यहीं से प्रश्न बनाऊंगा। सही रहेगा ना? नोट्स भी रहेगी, ये भी रहेगा, वहीं से प्रश्न बनाएंगे और विशेष तौर पर इस पर काम किया जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? वो बंद हो गई, बंद कर दिए, बंद है। हाँ